students, welcome to Bloomcap. I'm your trainer of English, Vibha Chawla, and today in this session, we are going to discuss some of the most important questions of spotting the errors. आपके एग्जाम में spotting the errors से पक्का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है? और एक नहीं बल्कि more than 3 to 4 questions आपको definitely आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं. So आज हम spotting the errors के questions लेकर चलेंगे, which are very important. So are you all ready for this session? All right, then without any further ado, let's begin. सबसे पहले देख लेते हैं डायरेक्शंस. हमें इन क्वेश्चंस में बेसिकली करना क्या है, राइट? सो यहाँ पर आपको क्या दिया है? Each sentence has been divided into 4 parts, namely A, B, C and D. मतलब आपको एक सेंटेंस गिवन है जिसको 4 पार्ट्स में यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है, A, B, C and D. You have to choose the part of the sentence which has error in it. मतलब आपको वो पार्ट यहाँ पर आपका आंसर मार्क करना है जिसमें आपको क्या मिल जाए? एरर मिल जाए, राइट? अब वो ग्रामेटिकली किसी भी टॉपिक से हो सकता है, राइट? तो आज हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स के ऊपर यहाँ पर एरर्स प्रैक्टिस करने वाले हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, आवर मैनेजर टेक अ कीन इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ द स्टाफ. नाउ क्विकली टेल मी, यहाँ पर आपको किस पार्ट में एरर लग रहा है? आर मैनेजर में लग रहा है, या फिर टेक अ कीन इंटरेस्ट में कुछ एरर है, या फिर इन द वेलफेयर रॉन्ग है, और ऑफ द स्टाफ रॉन्ग है? यू हैव टू टेल मी विच पार्ट हैज एन एरर इन इट, ए, बी, सी और डी. ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा. बहुत ही कॉमन सा एरर है यहाँ पर हमारा, विच इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. सब्जेक्ट टू वर्ब के बीच में यहाँ पर हमें अग्रीमेंट नहीं मिल रहा है. हाउ? वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, राइट? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है यहाँ पर मैनेजर, तो यहाँ पर वर्ब भी कैसा होना चाहिए था? सिंगुलर, राइट? सिंगुलर वर्ब होगा तो वर्ब भी सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा. अब मैनेजर क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द रूल. दैट्स व्हाई टेक इज इनकरेक्ट हियर एंड टेक्स इज करेक्ट. ओके, आवर मैनेजर टेक्स अ कीन इंटरेस्ट, मतलब हमारा मैनेजर काफी इंटरेस्ट लेता है अपने स्टाफ के वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके अच्छे के लिए. ऑलराइट, सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बी, क्योंकि हमारे बी पार्ट में एरर है. टेक के प्लेस पर टेक्स होना चाहिए था. Now let's move on to the next question. This is strictly between you and I. The boss is not a good. Quickly tell me, यहाँ पर आपको क्या एरर लग रहा है? This is strictly between you and I. The boss is not a good. यहाँ पर देखो, between, एक हमें वर्ड दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, between, which is a preposition. अब प्रीपोजिशन के बाद हमेशा एक रूल याद रखना, हमेशा हमें क्या यूज करना होता है? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन. ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं यू, तो हमारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में सेम रहता है. बट अगर मैं आई की बात करूं तो आई हमारा सब्जेक्टिव केस है. इट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, है ना? आई एम विप, तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है. होना क्या चाहिए था? ऑब्जेक्टिव केस. आई में एरर है, यानी आंसर तो हमें मिल गया, आंसर तो हमें मिल गया है. बी पार्ट में एरर है. अब करेक्ट कैसे करेंगे वो भी हमें पता होना चाहिए. आई का ऑब्जेक्टिव केस हमने यहाँ पर लिख दिया, विच इज मी. दिस इज स्ट्रिक्टली बिटवीन यू एंड मी. द बॉस इज नॉट अ गुड. यहाँ पर एक और ये थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है. यहाँ पर एक नाउन हो रहा था ना, इट इज नॉट अ एरर, ठीक है? यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, नॉट अ गुड पर्सन होगा. ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है कि बॉस जो है वो अच्छा इंसान नहीं है. द बॉस इज नॉट अ गुड पर्सन, है ना? हम यहाँ पर एडजेक्टिव के साथ एक नाउन भी लिखेंगे जिसके लिए एडजेक्टिव गुड यहाँ पर यूज हुआ है. ओके, सो हमारा आंसर हमें मिल गया. अगेन इस क्वेश्चन में भी हमारे बी पार्ट में एरर था. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. क्विकली टेल मी, इसमें आपको कहाँ पर एरर लग रहा है? जयश्री passed her final examination with fly colors. जयश्री ने अपने फाइनल एग्जामिनेशन पास किए फ्लाई कलर्स के साथ. आई होप इजी है, सभी को एरर यहाँ पर मिल गया होगा. फ्लाई कलर्स कुछ नहीं होता, हमारा जो फ्रेज होता है वो होता है फ्लाइंग कलर्स.
ओके हमारा फ्रेज होता है विद फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स का क्या मतलब होता है? फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है कि बहुत ही अच्छे से किसी टास्क को परफॉर्म किया गया है, ठीक है। इट इज यूज टू डिस्क्राइब हाउ वेल समथिंग या फिर कोई भी टास्क हैज बीन डन, ओके, या हैज बीन कंप्लीटेड, मतलब कितने अच्छे से किसी काम को कंप्लीट किया गया है, वो हम किसकी हेल्प से बताते हैं? इस इडियम की हेल्प से बताते हैं, विद फ्लाइंग कलर्स। सो यहाँ पर एरनियस पार्ट क्या हो गया हमारा? वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर हियर। फ्लाई के प्लेस पर होगा फ्लाइंग कलर्स। जयश्री passed her final examination with flying colors and I hope you'll also pass your examination with flying colors, right? Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया कि मेडिसिन टाइम पर लेना, जो कि डॉक्टर्स हमेशा एडवाइस करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या एरर लग रहा है? ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं इन वन ऑफ द रील्स। मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, अगर आपको याद हो तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाए होंगे। द डॉक्टर एडवाइज्ड, यहाँ पर आप देखो एडवाइज्ड की स्पेलिंग, ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। मैंने आपको एक डिफरेंस बताया हुआ है दो वर्ड्स के बीच में, वन इज एडवाइस विद सी इन इट, अनदर वन इज एडवाइस विद एस इन इट। व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों में डिफरेंस है। जो आपका सी वाला एडवाइस है, इट एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, ओके, और जो एस वाला एडवाइस है, इट एक्ट्स एज अ वर्ब। अब आप खुद देख लो, डॉक्टर ने एडवाइस किया मतलब इट इज एन एक्शन, है ना, टू एडवाइस समथिंग, किसी को समवन सॉरी किसी को आपने कुछ सलाह दी, इट इज एन एक्शन। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको एक वर्ब प्लेस करना है, सो द करेक्ट वर्ड हियर विल बी एडवाइज्ड विद अ एस इन इट, ओके। अब क्योंकि नाउन में हम ईडी लगाते नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि सीईडी, ऐसा तो कोई वर्ड होता ही नहीं है एडवाइज्ड, ओके। राइट वन विल बी दिस वन। सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बी। यहाँ पर हमारा एरर बी पार्ट में है, एडवाइज्ड होना था ADVISED, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Even though Karnal is so close to Panipat, we rare go there on weekends. Quickly tell me, यहाँ पर आपको क्या एरर लग रहा है? Again, very very important. कह रहे हैं हालांकि करनाल जो है बहुत ही ज्यादा पास है पानीपत के, फिर भी हम वहां पर ना कभी कभार जाते हैं वीकेंड्स पर, है ना, पास है फिर भी कभी कभार जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक वर्ब गो, राइट, यहाँ पर हमने एक वर्ब यूज किया है गो। तो आपको पता है कि वर्ब्स को हम किसकी हेल्प से डिस्क्राइब करते हैं, मतलब वर्ब्स को हम किसकी हेल्प से क्वालिफाई करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एडवर्ब्स, राइट। और हमने यहाँ पर जो वर्ड लिखा है रेयर, रेयर होता है एक एडजेक्टिव, ठीक है। रेयर एक एडजेक्टिव है जिसको आप नाउन्स या प्रोनाउंस को क्वालिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, ओके। सो रेयर मतलब होता क्या? रेयर का मतलब होता है जो आपको ज्यादातर नहीं दिखता या जो ज्यादातर नहीं होता, दैट इज रेयर, जो मतलब कभी कभार हो, ना के बराबर हो, राइट। अब यहाँ पर क्योंकि वर्ब था उसको क्वालिफाई आपने एक एडजेक्टिव से करा दिया, तो यहीं पर एरर है। होना था यहाँ पर एक एडवर्ब, एडवर्ब क्या होगा? एडजेक्टिव में ly ऐड कर दो, आपका एडवर्ब बन जाएगा, राइट। रेयर एक एडजेक्टिव है, उसमें जैसे ही हमने ly ऐड किया, इट बिकम्स एन एडवर्ब, ओके। सो वी रेयरली गो देयर, रेयरली का मतलब कभी कभार जाते हैं, बहुत ही मतलब कम ही जाते हैं, ना के बराबर। सो एरनियस पार्ट क्या होगा यहाँ पर? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर इन दिस क्वेश्चन? वेरी गुड, ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक सी में है, रेयर में, सो आंसर भी होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू येस्टरडे बट यू आर एनग्रोस्ड इन सम वर्क, क्विकली टेल मी। एक यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है, ये शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, तो इसका मीनिंग एक बार हम देख लेते हैं। एनग्रोस का मतलब होता है किसी भी चीज में एंगेज होना, पूरी तरह से, मतलब आप किसी चीज में ऑक्यूपाइड हो, आप किसी काम को परफॉर्म कर रहे हो, उसमें पूरी तरह से ऑक्यूपाइड हो, उसमें पूरी तरह से इंटरेस्ट है आपका, एंगेज्ड हो उसमें, दैट इज एंग्रोस, ओके। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं तुमसे कल बात करना चाहता था बट तुम ना किसी काम में बिजी थे, ऑक्यूपाइड थे, एंगेज थे,
तो यहाँ पर जल्दी से बताओ क्या एरर आपको लग रहा है। I wanted to talk to you yesterday, but you are engrossed in some work. अगेन वेरी कॉमन, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है ना, वैसे एक बहुत ही यहाँ पर कॉमन एरर है विच इज टेंस। इन दो टॉपिक से बहुत ज्यादा एरर्स पूछे जाते हैं, वन इज टेंस एंड अदर वन इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो यहाँ पर टेंस का एरर है। हाउ? बात हो रही है पास्ट की। अभी हमें कैसे पता लगा भाई पास्ट की बात हो रही है? विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड यस्टरडे। ओके, कल की बात, बीता हुआ कल। मैं तुमसे कल बात करना चाहता था और यहाँ पर हमने लिख दिया आर विच इज अ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। बात अगर कल की हो रही है तो ऑब्वियसली पास्ट का ही वर्ब फॉर्म यूज करोगे विच इज वर। ओके, बट तुम किसी काम में बिजी थे, ऐसे नहीं बोलेंगे मैं तुमसे कल बात करना चाहता था बट तुम किसी काम में बिजी हो। नो, यू आर नॉट एंग्रोस्ड इन वर्क राइट नाउ, you were engrossed in work yesterday. Okay, so erroneous part here will be, come on tell me, very good. सी पार्ट में यहाँ पर एरर है, आर के प्लेस पर यहाँ पर पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होना था, क्योंकि हमारा पूरा जो यहाँ पर सेंटेंस है वो किस टेंस में चल रहा है? पास्ट टेंस में। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, आर के प्लेस पर होगा वर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्विकली टेल मी द एरर इन दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या एरर लग रहा है? अ कैप्टन इज अ ग्रुप मेंबर। ओके, कैप्टन जो है वो ग्रुप मेंबर है विच एक्सर्ट्स प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस। प्रोफाउंड का मतलब बहुत ही डीप। मैनेजर की बात हो रही है जो कि एक इन्फ्लुएंस, बहुत ही डीप इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी पर प्रभाव डालना, किसी को प्रभावित करना। बहुत ही डीपली इन्फ्लुएंस करता है किस चीज को? बिहेवियर को और एटीट्यूड को। किसके बिहेवियर और एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करता है? अदर मेंबर्स ऑफ द टीम, ऑब्वियसली। ठीक है, कैप्टन का काम होता है बाकी टीम मेंबर्स को, आप कह सकते हो एक तरह से इन्फ्लुएंस करना, है ना, अपनी क्वालिटीज उन्हें एक तरह से देना, अपना बिहेवियर अपना एटीट्यूड उनमें इंकलकेट करना। सो यहाँ पर कह रहा है कैप्टन एक ग्रुप मेंबर है विच एक्सर्ट्स। देखो, जब भी हम बात करते हैं किसी लिविंग बीइंग की, और मोर प्रिसाइजली आई कैन से किसी भी ह्यूमन की, तो जब भी किसी ह्यूमन की बात करो तो हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं? हु, राइट। हु और हुम यूज किया जाता है, ना कि विच। विच का यूज हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं या फिर एनिमल्स के लिए करते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है ह्यूमन बीइंग की तो विच गलत है ना। करेक्ट भी मैंने आपको बता दिया, करोगे विद द हेल्प ऑफ हु, लेकिन आपको एग्जाम में करेक्ट नहीं करना, आपके पास इतनी लिबर्टी है, आपको बस बताना है कि एरर कहां पर है। आपको जैसे ही पता लगा कि विच यहाँ पर होंगे, क्योंकि ये तो हम नॉन लिविंग के साथ यूज करते हैं, आपने क्विकली आपका आंसर मार्क कर दिया ऑप्शन ए। ठीक है, हमें क्योंकि एरर मिल गया है, फटाफट आंसर मार्क कर दो। कैप्टन इज अ ग्रुप मेंबर हु एक्सर्ट्स प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द अदर टीम मेंबर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Apples are never falling from trees in the winter in the north of the country. Quickly tell me, यहाँ पर क्या एरर है? अब आप में से काफी स्टूडेंट्स को तो ना पढ़ के ही पता लग गया होगा कि एरर ना ए पार्ट में है। Why? Most of you will have the reason. यहाँ पर ना कुछ अजीब सा लग रहा है ना, कुछ टोन यहाँ पर सही सी नहीं लग रही है, कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है ना। तो हम लोग यही करते हैं, हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर इसी बेस पर करते हैं। रूल नहीं पता होता है ना, बहुत बार रूल नहीं पता होता। We just do one thing, हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ सेंस नहीं बन रही है ना, यहाँ पर कुछ अलग सा लग रहा है, यहाँ पर नहीं सेंस सही नहीं बैठ रही, तो यहीं पर ही एरर होगा। अगर आपने ऐसे किया तो भी सही है, आपका आंसर बिल्कुल ए है, लेकिन हम रूल के साथ जाएंगे, है ना, क्योंकि हर बार आपकी ये सेंस वाली जो फीलिंग है ना वो काम नहीं करने वाली। ओके, सो यू हैव टू नो द रूल्स। क्या इसके पीछे का रूल है कि हमारा ए पार्ट एरोनियस है? एप्पल्स आर नेवर फॉलिंग, अगर आपने आईएनजी लगा दिया इसका मतलब आप बात कर रहे हो कॉन्टिन्यूटी की, है ना। आपने अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज किया, आप कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हो कि कोई चीज चल रही है ना, वो भी चल रही है। पर क्या आप ये कहना चाहते हो कि एप्पल्स जो हैं वो सर्दियों के टाइम पे जो नॉर्थ साइड है कंट्री का, वहां पर एप्पल्स कभी नहीं गिर रहे हैं? नो, यू वांट टू से हियर कभी नहीं गिरते हैं, है ना। या आप बात कर रहे हो जस्ट कि आपका ये एक हैबिट है ना, ये आपकी एक हैबिचुअल एक्शन है, कि या एक फैक्ट आप कह सकते हो कि जो नॉर्थ साइड है कंट्री का, विंटर में वहां पर कभी भी ट्रीज से एप्पल्स जो हैं वो नहीं गिरते हैं।
तो जब भी हम किसी फैक्ट की बात करें, किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करें, किसी हैबिट की बात करें, तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? वी यूज, वेरी गुड, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो हमने यहाँ पर अगर कॉन्टिन्यूटी दिखा दिया, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बात हो रही है आपके एक यूनिवर्सल फैक्ट की, आप कह सकते हो ना, एक ये हैबिट है, मतलब ऐसा होता ही होता है कि विंटर में वहां पर एप्पल्स नहीं गिरते हैं। सो व्हाट विल यू डू हियर इज एप्पल्स नेवर फॉल। सिंपल प्रेजेंट में क्या करते हो? V1 यूज करते हैं। सो हमारा जो एरनियस पार्ट है दैट इज ए। एप्पल्स नेवर फॉल फ्रॉम ट्रीज इन द विंटर इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री। एरनियस पार्ट हो गया ऑप्शन ए, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने कर लिया है, यस बिल्कुल, हमने 8 क्वेश्चंस कवर कर लिए। नाउ वी हैव द 9th क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। क्विकली टेल मी द एरर। Sakshi does not enjoy her piano lessons when she was 7, though she was very fond of music. ये एरर हम कर चुके हैं, मतलब इस टाइप का एरर हम अभी पीछे करके आए हैं, अभी शायद 2-3 क्वेश्चंस ही हुए हैं ना, तो ये आपको मुझे लगता है मिल जाना चाहिए। सो क्विकली टेल मी। हिंट आपको मिल चुका है कि ये एरर हम अभी अभी डिस्कस करके आए हैं, इस टॉपिक का एरर हम कर चुके हैं। एरर हियर इज इन ए पार्ट। अगर आपने ए मार्क किया है तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। हाउ, कौन सा एरर है यहाँ पर? अगेन टेंस का। मैंने आपको बताया था टेंस और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मतलब ये तो किसी भी क्वेश्चन में स्टक हो जाओ, एक बार इन दोनों टॉपिक्स को जरूर देख लेना, मतलब इन दोनों टॉपिक्स का एरर आपको मोस्ट प्रोबेबली उस सेंटेंस में मिल जाना चाहिए। ओके, साक्षी डज नॉट एंजॉय, यहाँ पर आपने यूज किया प्रेजेंट। एंजॉय नहीं करती है पियानो लेसन जब वो 7 साल की थी, या नहीं करती थी जब वो 7 साल की थी? नहीं करती थी एंजॉय, राइट। सो यहाँ पर आपको डज के प्लेस पर पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना था, विच इज डिड। साक्षी डिड नॉट एंजॉय हर पियानो लेसन व्हेन शी वाज 7। हालांकि वो बहुत फॉन्ड थी म्यूजिक की, है ना, मतलब उसको इंटरेस्ट था म्यूजिक में जब वो 7 साल की थी, पर फिर भी ना वो पियानो लेसन को एंजॉय नहीं करती थी। सो एरर हियर इज इन, वेरी गुड, एरर यहाँ पर हमारा है ए पार्ट में, डज के प्लेस पर यहाँ पर होगा डिड। Now we have the next question here. The Shatabdi Superfast is an express train which run from Delhi to Lucknow. Quickly tell me the error here. शताब्दी सुपरफास्ट की बात हो रही है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है। अब अगर आपको लग रहा है कि ये विच गलत है, तो ऐसा नहीं है ना, सारे क्वेश्चंस में वही सेम रूल आपको नहीं लगने वाला। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप विच को हटाकर हु लगा दोगे। यहाँ पर नॉन लिविंग की बात हो रही है ट्रेन की, तो विच इज एब्सोल्युटली राइट, है ना, नॉन लिविंग थिंग है ट्रेन, विच उसके साथ बिल्कुल सही है। एरर आपका कुछ हो रही है। क्विकली टेल मी कहां पर आपको एरर लग रहा है? ओके, लेट मी टेल यू। थोड़ा सा ये क्वेश्चन मैं मान सकती हूँ डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगी, मॉडरेट, है ना, मॉडरेट लेवल का ये क्वेश्चन है हमारा। बात हो रही है ट्रेन की, राइट, बीच में आ गया एक रिलेटिव प्रोनाउन विच जो रेफर कर रहा है इस ट्रेन को। अब उसके बाद अगर कोई वर्ब आई है तो ऑब्वियसली वो सब्जेक्ट यानी ट्रेन के लिए आएगी। जो नाउन हमारा यूज हो रहा है यहाँ पर, ट्रेन कैसा नाउन है? सिंगुलर है या प्लूरल है? बिल्कुल सिंगुलर है, तो वर्ब कैसे प्लूरल आ गया? अभी हम पढ़ के आए थे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। वर्ब अगर वर्ब किसके अकॉर्डिंग आता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है ट्रेन, तो वर्ब भी ऑब्वियसली सिंगुलर यूज होगा, विच इज रन। ठीक है, आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, वर्ब में अगर ऐसा आ रहा है तो फिर वो कैसी वर्ब होती है? सिंगुलर। ट्रेन विच रन्स विल बी करेक्ट, रन विल बी इनकरेक्ट हियर। सो एरर किस पार्ट में हो गया? वेरी गुड, पार्ट सी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 11th क्वेश्चन। सेम है, बस यहाँ पर आपको वो स्लैश नहीं दिख रहे हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, डायरेक्शंस बिल्कुल सेम है, आपको इस तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड करके दिया हुआ है, बस स्लैश मिसिंग है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। जल्दी से बताओ किस पार्ट में एरर है? The driver were badly hurt in the accident, but the passenger suffered only a few bruises. Bruises का मतलब होता है छोटे मोटे घाव। ओके, wounds आप कह सकते हो, घाव। ड्राइवर जो है वो बहुत ही बैडली, मतलब बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हुआ था एक्सीडेंट में, लेकिन जो पैसेंजर्स हैं उनको छोटी मोटी चोटें, इन पे मतलब छोटे मोटे उनको स्क्रैचेस आए, आप ये कह सकते हो।
तो यहाँ पर अगेन हिंट दे रही हूँ आपको, ये वाला एरर भी हम कर चुके हैं और इवन एक नहीं दो क्वेश्चंस में कर चुके हैं। द ड्राइवर वर बैडली हर्ट इन द एक्सीडेंट। वेरी गुड, आई होप ये तो सभी को मिल गया होगा। अगेन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एरर था। अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर हमें गिवन है विच इज ड्राइवर, सिंगुलर है, ड्राइवर्स नहीं लिखा है, एक ही ड्राइवर की बात हो रही है। वर्ब कैसे हमने प्लूरल लगा दिया, वर्ब क्या होना था यहाँ पर करेक्ट, पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट की ही सिंगुलर वर्ब रखेंगे विच इज वॉज। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इज लगा रहे हो तो वो भी गलत हो जाएगा। इज सिंगुलर है लेकिन बात पास्ट की हो रही है तो पास्ट वाला ही वर्ब रखेंगे वॉज। द ड्राइवर वॉज बैडली हर्ट इन द एक्सीडेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Mohan was taken with surprise to see Harish wearing a new uniform. यहाँ पर देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी एरर, थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है। टेकन विद सरप्राइज, सरप्राइज आ गया है ना, मतलब ये पूरा फ्रेज है पर इसका मतलब यही होता है सरप्राइज्ड। ठीक है, जब आप कभी सरप्राइज्ड हो जाते हो ना एकदम से किसी चीज को देखकर, सरप्राइज्ड हो गए, शॉक हो गए, एस्टॉनिश आप कह सकते हो। ठीक है, सो जो फ्रेज यूज होता है ना, ये फ्रेज में थोड़ा सा गड़बड़ है। करेक्ट फ्रेज होता है टेकन बाय सरप्राइज। ओके, सो यहाँ पर जो आपका एरर है वो इसी फ्रेज में ही है। मोहन जो है ना वो सरप्राइज्ड हो गया हरीश को न्यू यूनिफॉर्म पहने देखकर, एस्टॉनिश्ड हो गया, ठीक है, एकदम से अचंभित हो गया वो। सो मैंने आपको बताया करेक्ट फ्रेज क्या होता है, टेकन बाय सरप्राइज। तो एरर हमें क्लियरली दिख रहा है, टेकन विद सरप्राइज कुछ नहीं होता। सो erroneous part is option B. Mohan was taken by surprise to see Harish wearing a new uniform. All right. Now next question. Easy one. ये easy है और ये वाला error भी हम कर चुके हैं, तो quickly tell me क्या error है. Can I borrow that new pair of shoes you buy last week from the central market? अगेन अब तो आप समझ गए होंगे, मतलब मैंने अगर कह दिया कि कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं उन्हीं दो टॉपिक से है ना एरर। कौन कौन से, या तो टेंस या फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, राइट। इन दो में से ही किसी टॉपिक में से है, ये मैंने आपको अगेन हिंट दे दिया। कैन आई बोरो दैट न्यू पेयर ऑफ शूज, क्या मैं तुम्हारे वो जो न्यू पेयर तुमने खरीदे हैं शूज के वो बोरो कर सकती हूँ, मतलब तुमसे ले सकती हूँ। कौन से, जो तुमने लास्ट वीक खरीदे थे फ्रॉम द सेंट्रल मार्केट। खरीदे थे, बात किसकी हो रही है, पास्ट की, है ना। कैसे पता लगा, अगेन हिंट है लास्ट वीक, जैसे येस्टरडे था वैसे ही लास्ट वीक, पिछले हफ्ते जो बीत चुका। तो वर्ब कैसे हमने प्रेजेंट लगा दी, बाय, पास्ट फॉर्म होगा, बाय का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वेरी गुड, बॉट, बाय बॉट बॉट। कैन आई बोरो दैट न्यू पेयर ऑफ शूज विच यू बॉट लास्ट वीक, पास्ट की बात हो रही है तो वर्ब भी हमें पास्ट फॉर्म का रखना है। एरर किस पार्ट में है, ऑलराइट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, you bought last week. Now next question. Our school requires every student to bring their own instrument box for the geometric drawing classes. हमारा स्कूल चाहता है, हमारे स्कूल को ये जरूरत है कि एवरी स्टूडेंट, हर बच्चा जो है वो अपना अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर आए ड्राइंग क्लासेस के लिए, राइट। अब देखो जब भी आपको ये दिख जाए ईच एवरी, इनके बाद आपको कैसा सब्जेक्ट लिखना होता है, सिंगुलर। ठीक है, तभी हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं लिखा, हमने क्या लिखा यहाँ पर, स्टूडेंट, विच इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। एवरी स्टूडेंट्स भी आ सकता था आपका एरर, वो भी गलत होता। ओके, आवर स्कूल रिक्वायर्स एवरी स्टूडेंट। अब बात अगर एक की कर रहे हो तो आगे ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाया है ये भी सिंगुलर ही रखोगे कि हर बच्चे को अपना अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर आना है ना। देयर तो हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं, दे के लिए देयर यूज होता है। एक की बात हो रही है तो आप क्या रखोगे, सिंगुलर पॉजेसिव एडजेक्टिव रखोगे, हिज या फिर हर, लेकिन हम प्रेफरेंस किसको देखते हैं, प्रेफरेंस देते हैं हम हिज को। ठीक है, मेल पॉजेसिव एडजेक्टिव को हम यहाँ पर प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए हिज होगा। बट देयर आपका बिल्कुल गलत है क्योंकि वह प्लूरल के लिए यूज होता है। So our school requires every student to bring
his own instrument box for the geometric drawing classes. erroneous part again इस क्वेश्चन में भी कौन सा है? वेरी गुड, सी. ओके, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. We used to go to the college ground every evening to play football. जल्दी से बताओ किस पार्ट में एरर है? हम जो है हर इवनिंग फुटबॉल खेलने जाया करते थे कॉलेज ग्राउंड में. We used to go to the college ground every evening to play football. यहां पर आपको दिख रहा है used to. ऐसा कोई फ्रेज नहीं होता. आपका जो करेक्ट फ्रेज होता है दैट इज used to. ठीक है, used to का हम यूज किस लिए करते हैं? used to का हम यूज करते हैं to show past habit. अगर हमें अपनी या किसी की भी पास्ट की किसी आदत को बताना है तो हम यूज करते हैं इस फ्रेज का used to का. used to जैसा कुछ नहीं होता. ठीक है, तो एरर हमारा इसी पार्ट में है. करेक्ट कैसे करोगे? used to, है ना. हमें करेक्शंस भी पता होना चाहिए. आपको एग्जाम में बताना सिर्फ इतना ही है कि ए में एरर है. ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए हाउ टू करेक्ट इट, है ना. क्योंकि हमें एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है तो हमें पता सब कुछ रहना चाहिए. We used to go to the college ground every evening to play football. Error here is in which part? Very good. A part में error है. Now, next question, question number 16. Sarla is grateful of her uncle for the moral and material support on his part to enable her to continue her higher studies. सरला जो है वो ग्रेटफुल है. अब अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत है तो ये गलत नहीं, बिल्कुल सही है ना. क्योंकि हमने ये वर्ड पढ़ा होता है ग्रेट, है ना. ये वाला ग्रेट हमें पता ही नहीं होता, बट ये वाला ग्रेट यहाँ पर बिल्कुल सही है. इस ग्रेटफुल का मतलब होता है थैंकफुल, शुक्रगुजार है मतलब. ऑलराइट, तो ये ग्रेट भी होता है, ये वाला ग्रेटफुल भी होता है. सरला जो है वो शुक्रगुजार है अपने अंकल की फॉर द मॉरल एंड मटेरियल सपोर्ट ऑन हिज पार्ट, क्योंकि उन्होंने मटेरियल सपोर्ट भी दिया, मॉरल सपोर्ट भी दिया कि वो अपनी हायर स्टडीज को जारी रख सके, कंटिन्यू रख सके. तो जब भी हम ग्रेटफुल का यूज करते हैं ना, तो एक बात याद रखना, इसके साथ आप सिर्फ और सिर्फ ये दो प्रेपोजिशंस का यूज कर सकते हो, इसके अलावा कोई भी नहीं. ग्रेटफुल हो चाहे आपका थैंकफुल हो. ठीक है, इन दोनों में से आपको जो कुछ भी गिवन हो, ओके. ठीक है, चाहे आपको ग्रेटफुल लिखा हो चाहे आपको थैंकफुल लिखा हो, प्रेपोजिशन या तो टू आएगी या फिर फोर आएगी, लेकिन ऑफ तो बिल्कुल नहीं आ सकती. एरर मिल गया है ना, एरर तो मिल ही गया, आपका काम तो हो ही चुका है. एरर इज इन ए पार्ट. अब हाउ टू करेक्ट इट वो भी पता होना चाहिए. तो अगर आप किसी पर्सन के लिए थैंकफुल है तो कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? टू. अगर आप किसी चीज के लिए ग्रेटफुल है तो कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? फोर. ओके, ग्रेटफुल टू समवन एंड ग्रेटफुल फॉर समथिंग. यहाँ पर आप किसके लिए ग्रेटफुल हो? सरला मतलब किसके लिए ग्रेटफुल है? ग्रेटफुल अंकल के लिए, है ना. तो किसी पर्सन के लिए, समवन, राइट. तो अगर समवन की बात हो रही है तो मैंने आपको बताया कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे. प्रेपोजिशन यूज्ड विल बी टू. सरला इज ग्रेटफुल टू हर अंकल एंड सरला इज ग्रेटफुल फॉर द मॉरल सपोर्ट. देख लो यहाँ पर हमने क्या लिखा? फॉर द मॉरल सपोर्ट, है ना. ग्रेटफुल टू अंकल है लेकिन ग्रेटफुल फॉर सपोर्ट है. समथिंग के लिए फोर आया, समवन के लिए टू आया. एरर हमें मिल चुका है ए पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. The number of trains on almost all the important routes have been increased, but every train goes packed. Packed का मतलब क्या होता है? भरी हुई ना. Packed मतलब पूरी तरह से भरी हुई है, उसकी कोई भी सीट आप कह सकते हो एम्प्टी नहीं है, वैकेंट नहीं है ना. विद नो वैकेंट सीट, सारी सीट्स भरी हुई जाती हैं. मतलब कह रहा है कि चाहे नंबर ऑफ ट्रेन जो हैं इंपॉर्टेंट रूट्स पर वो बढ़ा दी गई हैं, फिर भी मतलब इतने लोग आते हैं कि हर ट्रेन भरी हुई जाती है, पैक्ड जाती है, उसमें कोई भी वैकेंट सीट नहीं होती. सो क्विकली टेल मी द एरर. इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरर, एग्जामिनर का फेवरेट. द नंबर ऑफ, जब भी आपको ये वाला यहाँ पर टर्म दिख जाए, द नंबर ऑफ, आपको मैं दोनों ही बता देती हूँ. ठीक है, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें दोनों पता होनी चाहिए. एग्जाम में कुछ भी आ सकता है. अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ. You need to know both the concepts. दोनों के बाद
आप जो नाउन यूज करेंगे मतलब सब्जेक्ट या फिर जो नाउन यूज करेंगे वो कैसा यूज करेंगे, प्लूरल। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बात आती है वर्ब की। वर्ब में थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाता है। जब आप अ नंबर ऑफ यूज कर रहे हो तो वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर। ठीक है, अ नंबर ऑफ के साथ सिंगल, सॉरी प्लूरल। ये वाला कॉन्सेप्ट आपका द नंबर ऑफ का, द नंबर ऑफ आ गया तो सिंगुलर वर्ब, अ नंबर ऑफ आ गया तो प्लूरल वर्ब। मतलब अ नंबर ऑफ के साथ सब कुछ प्लूरल जाएगा, नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। लेकिन जैसे द नंबर ऑफ हो गया तो नाउन तो प्लूरल ही है, लेकिन इसके साथ वर्ब कैसा हो जाएगा आपका, सिंगल। अब क्योंकि यहाँ पर द नंबर ऑफ है, अब आई थिंक एरर आपको मिल चुका है। द नंबर ऑफ नाउन प्लूरल आया, ट्रेन्स बिल्कुल सही है। वर्ब आइडेंटिफाई करो, वर्ब कहां पर है, हैव बीन इंक्रीज्ड। होना क्या चाहिए था, द नंबर ऑफ है तो सिंगुलर, मतलब हैज बीन इंक्रीज्ड। ओके, अगर इसी क्वेश्चन में मैं अ नंबर ऑफ कर देती तो आपका बिल्कुल सही हो जाता है, बट क्योंकि द नंबर ऑफ गिवन है तो हमें चेंज करना पड़ेगा वर्ब को, हैव के प्लेस पर यहाँ पर हो जाएगा हैज। सो एरर वाला पार्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिक्शनरी एज वेल एज द टेक्स्ट बुक वर मिसिंग फ्रॉम द रूम। डिक्शनरी भी और टेक्स्ट बुक भी, एज वेल एज का मतलब दोनों चीजें, ये भी और ये भी, एंड वाला काम करता है ये एज वेल एज। डिक्शनरी भी और टेक्स्ट बुक भी दोनों चीजें जो है वो मिसिंग थी रूम से। अब आपको लग रहा होगा दो चीजों की बात हो रही है, तो बिल्कुल सही है, हमने तो प्लूरल ही वर्ब यूज किया है, वर्ब। पर एरर यहीं पर है, फंसते आप यहीं पर हो, क्योंकि ये और कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऐड हो जाता है, विच इज जब भी आपको दो सब्जेक्ट गिवन हो, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, और वो कनेक्टेड हो एज वेल एज से, ठीक है। बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं, कुछ आपको यहाँ पर बता देती हूँ। आपका बीच में लिखा आ जाए एज वेल एज, या फिर आपका लिखा आ जाए अकम्पनीड बाय, या फिर आपको लिखा मिल जाए विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज हो गया है ना। ये सारे फ्रेजेस, दो सब्जेक्ट्स हैं, डिक्शनरी और टेक्स्ट बुक, द डिक्शनरी द टेक्स्ट बुक। बीच में आपको कनेक्टर दिख रहा है एज वेल एज, है ना, विद भी हो सकता था, बाय, अकम्पनीड बाय, सॉरी, अलोंग विद। क्या होता है इस केस में, आपकी जो वर्ब आती है ना वो किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर 1। कौन सा है सब्जेक्ट नंबर 1, द डिक्शनरी। कैसा है वो, सिंगुलर। वर्ब भी कैसी लेगा, वेरी गुड, सिंगुलर, विच इज वॉज। पास्ट की बात हो रही है, अगेन वही वाली चीज है, पास्ट में गिवन है तो पास्ट की वर्ब फॉर्म से उसको आप करेक्ट करोगे, इज नहीं लिख सकते, वॉज मिसिंग, ऑलराइट। The dictionary as well as the textbook was missing from the room. Next question, again very important. It was him who came running into the room a short while ago. Quickly tell me, यहाँ पर आपको क्या एरर लग रहा है, let me remove this, ठीक है, यहाँ पर, ताकि हम इस क्वेश्चन को आराम से कर पाए। 19 क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। It was him who came running into the room a short while ago. यहाँ पर आपका वॉज था, राइट। इस क्वेश्चन में देखो, ये वो था, इट वॉज हिम, जो भागता हुआ आया रूम में शॉर्ट वाइल अगो, मतलब थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ा टाइम पहले वो रूम में भागता भागता आया, इट वॉज हिम, वो ये वही था। सो जब भी आपको सेंटेंस में क्या दिख जाए, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद रखना, इट इज और इट वॉज। जैसे कि इस क्वेश्चन में इट इज दिख जाए या फिर इट वॉज दिख जाए, तो उस केस में आप क्या करते हो, इनके बाद जो आप भी प्रोनाउन यूज कर रहे हो, किस केस में रखोगे उस प्रोनाउन को, सब्जेक्टिव केस के। सब्जेक्टिव केस जो सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, आई, ही, शी, इट, दे, ओके, ये आपके सब्जेक्टिव केसेस होते हैं, वी, राइट। और अगर आप ऑब्जेक्टिव केस देखोगे तो ही का हिम होता है, शी का हर होता है, आई का मी होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पर इट वॉज के बाद क्योंकि हमें सब्जेक्टिव केस रखना था तो हिम हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है, ही इज अ गुड बॉय, है ना। सब्जेक्टिव मतलब जो सब्जेक्ट का काम करे, तो इट इज आ जाए या इट वॉज आ जाए, जैसे कि यहाँ पर इट वॉज है, क्या रखोगे उसके बाद, वेरी गुड, सब्जेक्टिव केस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एरर आपका बहुत ज्यादा आता है,
तो इसका बहुत अच्छे से याद रखोगे। एरर कौन से पार्ट में यहाँ पर? ए पार्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, बट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन में कहां पर एरर है? आई एम श्योर नीरा विल बी एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग व्हेन शी विल रिटर्न। जल्दी से बताओ क्या एरर है? मैं मतलब पक्का श्योर हूं कि नीरा जो है वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देगी जब वो वापस आएगी। अगर आप इसकी हिंदी करोगे ना तो आपको बिल्कुल सही लगेगा, यहाँ पर तो कुछ एरर ही नहीं है। नीरा सब कुछ एक्सप्लेन कर देगी, फ्यूचर की बात है, जब वो वापस आएगी फ्यूचर की बात है, तो लगा तो रखा है विल, लेकिन यहीं पर आप गलती करते हो। द रूल सेज नेवर यूज टू फ्यूचर टेंस इन अ सेंटेंस। टू फ्यूचर टेंसेस, ठीक है, मतलब विल शेल, दो बार आप विल और शेल को यूज नहीं कर सकते किसी भी सेंटेंस में। चाहे हिंदी यही हो कि जब वो आएगी तो ऐसा करेगी, दोनों तरफ गी है, फ्यूचर है, लेकिन आप दोनों तरफ विल शेल यूज नहीं कर सकते। एक तरफ यूज होगा विल का, लेकिन दूसरी तरफ किस चीज का यूज होगा? अनदर वन विल बी सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, अब कौन से को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखें? किसी को भी रख दें तो हमारी मर्जी नहीं चलती, मर्जी चलती है ग्रामर की। ओके, सो रूल सेज क्या होता है, किसको हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखना है? दोनों विल में से हम किसको हटाएंगे? जो आपको इन वर्ड्स के बाद दिखेगा, जैसे यहाँ पर व्हेन है, जैसे इफ है, जैसे एज सून एज है, ओके, या आपका प्रोवाइडेड है, राइट? तो जो आपको इस तरह के वर्ड्स दिखेंगे, प्रोवाइडेड दैट, ओके, इफ, व्हेन, एज सून एज, जैसे ही, प्रोवाइडेड दैट मतलब प्रोवाइडेड की ऐसा हो। तो जब आपको इस तरह के कुछ वर्ड्स दिखते हैं जो क्लोजेस बनाते हैं बेसिकली कंडीशन की, है ना, जब वो आएगी अगर ऐसा होगा, राइट, तो उसके बाद आप रखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब यहाँ पर विल की बजाय आप क्या रखोगे? रिटर्न्स। अब क्यों रिटर्न्स आया, रिटर्न क्यों नहीं आया? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है शी, वो कॉन्सेप्ट तो रहेगा, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, रिटर्न्स होगा, रिटर्न गलत होगा। दूसरा बिल्कुल सही है, दूसरा आपको विल में ही रखना है। ओके, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और आसानी हो। इफ यू वर्क हार्ड, if you work hard you will succeed। ओके, यहाँ पर देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो सेंटेंस आपका सिंपल है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। यहाँ पर भी आपको देखो, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे, है ना, सक्सीड कर जाओगे। तो यहाँ पर भी अगर मैं बात करूं, जो आपका बात है दोनों ही फ्यूचर की चल रही है, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन वही वाली चीज है, हमें दोनों तरफ विल को नहीं रखना। हमें क्या करना है, जो आपका इफ के साथ है, व्हेन के साथ है, उसको हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखना है। इफ यू विल वर्क हार्ड नहीं बोलोगे, इफ यू वर्क हार्ड। दूसरे में रखोगे आप विल प्लस V1, विल सक्सीड। ओके, तो ये इजी एग्जाम्पल था इसी टाइप का, ताकि आपको ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आ जाए। ओके, सो ओके, दिस वाज इट फॉर टुडे। ये हमारे आज के 20 क्वेश्चंस थे जो हमने कवर किए एरर स्पॉटिंग के। बिलीव मी, जितने रूल्स आपने यहाँ पर किए हैं, आपको एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं रूल्स पर से मिलेंगे। बस इसी को आपको एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से देख लेना है, फिर आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, राइट? इसी टाइप के आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप उसमें एक्सेल हो जाओ। Alright, so okay, this was it for today. Thank you so much for being in the session. I hope आपके लिए useful रहा होगा, right? Now I'll meet you in the next session with another important topic. ठीक है, एक और important topic के साथ मिलेंगे very soon. So stay tuned and till then keep learning, keep sharing.